हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है आप लोग का प्रकाश का परावर्तन, आज मैं वो पढ़ाने वाला हूँ। इसमें आप लोग देखेंगे जो आप लोग का 21 फरवरी को एग्जाम जो है उसमें आप लोगों को जो क्वेश्चन आने वाले हैं यहीं से आएंगे, ठीक है। तो पहला वाला चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ओके। फिजिक्स का इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी के बारे उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहला वाला क्वेश्चन है आप लोगों का प्रकाश, व्हाट इज लाइट। प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश वो भौतिक कारक होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। अगर एक रूम पे आप हैं, रूम पे अगर क्या करते हैं, बंद कर देते हैं चारों तरफ से, तो आपका रूम क्या होता है, अंधेरा हो जाता है, जिसके कारण आप किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। अगर वहीं पे क्या हो जाएगा, प्रकाश आ जाएगी, तो आप क्या कर सकते हैं, पूरे रूम को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश वो भौतिक कारक होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत का मतलब क्या होता है, जिस वस्तु से सोर्स ऑफ लाइट किसको कहा जाता है, जिससे प्रकाश निकलती है। जैसे बल्ब हो गया, सूर्य की रोशनी हो गया, समझे कि नहीं समझे। आपका घर में रखा हुआ टॉर्च हो गया, या आपका मोबाइल का जो लाइट होता है फ्लक्स, वो हो गया। जिससे भी प्रकाश निकलती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश सोर्स कहेंगे, सोर्स ऑफ लाइट कहता है, समझे। कुछ प्रकाश स्रोत मानव निर्मित होता है, मैन मेड, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसान के द्वारा बना होता है। कुछ प्रकाश स्रोत ऐसी होती है जो इंसान खुद बनाती है, जैसे कि बिजली का जलना, ये क्या होता है, ये मैनमेड है। उसके बाद बल्ब हुआ, ट्यूब हुआ, मोमबत्ती हुआ, लालटेन हुआ, ये सब क्या है, ये इंसान के द्वारा मैनमेड है। ये इंसान के द्वारा बना हुआ क्या है, वस्तु है, पदार्थ है, जिससे क्या करते हैं हम लोग इसको मैनमेड लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, मैनमेड लाइट, ओके। इंसान या प्रकाश स्रोत मानव निर्मित कहते हैं उसको, ठीक है। कुछ प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, प्रकृति होती है, जैसे सूर्य की प्रकाश। सूर्य की प्रकाश क्या नेचुरल है, प्रकृति का मतलब क्या होता है, नेचुरल है ना। नेचुरल समझ रहे हैं आप लोग किसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। बोले कि प्रकाश स्रोत जितने भी स्रोत हैं जिसमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जा को प्रकाशों में बदला जा सकता है। देखिए प्रकाश स्रोत में क्या होता है, जितने भी उसमें स्रोत है, सारे प्रकाश स्रोत को हम लोग क्या करते हैं, एक अलग प्रकार के ऊर्जा में बदला जाता है। ऐसा नहीं है, जैसे कि आप लोग आगे पढ़िए पता चल जाएगा। जैसे बदला जा सकता है, जैसे लालटेन, लालटेन हो, लैंप हो आदि में हम लोग क्या तेल में उसको संचित करते हैं, तेल में उसको डुबा देते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में क्या होता है, बदल जाता है। देखिए लालटेन हो, लैंप हो, और बहुत सारा ऐसा चीज है जिसको हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रकाश में बदल देते हैं। जैसे अगर आप लालटेन जला रहे हैं, उसमें तेल नहीं डालिएगा तो क्या चलेगा, वो नहीं चलेगा। तो अब तेल जैसे डालते हैं तो क्या करता है, उसमें एक लैंप लगाया, लैंप में एक मतलब ये लगाया था दिया में, देखे होंगे आप लोग, क्या बोलते हैं उसको, एक रास्ता बना जाता है उसमें, ठीक है ना। उसमें जब तेल को उसमें डुबा दिया जाता है, ठीक है, तेल में डुबाने के बाद उसमें आग लगता है, तो उसमें क्या होता है, अपने आप हमें क्या देती है, प्रकाश देती है। आज से 15 से 20 साल पहले जब हमारे रूरल एरिया में लाइट नहीं थी, तो हम लोग उसी के द्वारा क्या करते थे, काम चला देते थे, ठीक है। तो क्या करती है वो लाइट, रासायनिक ऊर्जा के कारण, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा हम लोग उसको प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जा सकता है। इसी प्रकार से बिजली का बल्ब हुआ, टॉर्च में विद्युत ऊर्जा का प्रकाश में परिणित किया जाता है। प्रकाश एक प्रकार का क्या ऊर्जा है, प्रकाश क्या है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश क्या एक प्रकार का ऊर्जा है। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज होता है जो मैनमेड होता है, खास करके उसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक ऊर्जा के द्वारा हम लोग उसमें क्या करते हैं, उसको प्रकाश में बदलते हैं, ठीक है ना। चलिए बोला कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, प्रकाश व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों, वायु, अणु या धूल कणों में पड़ती है, जब प्रकाश क्या करती है, सूक्ष्म कण। सूक्ष्म कण का मतलब क्या होता है, बहुत छोटे छोटे जो कणों जो होती है ना, जिसको हम लोग पार्टिकल्स बोलते हैं, वो क्या करती है, वो वायु हुआ, अणु हुआ या धूल कण पर पड़ता है, तो वो कण क्या होता है, उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, मतलब खींच लेता है अपनी ओर, समझे। अवशोषित कर लेना मतलब खींच लेना। तो उसको हम लोग फिर उसे चारों ओर क्या होती है, फैल जाती है। जब वो पार्टिकल्स के कण, देखिए जैसे कि मान लीजिए मैं हूं यहाँ पे खड़ा, या यहाँ पे कोई वस्तु को रख दीजिए, आप क्या करिए, टॉर्च को गिराइए उस पर। देखो स्केटिंग का मतलब क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है छितर जाना, बिखर जाना, समझे कि नहीं समझे। तो जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है ना, वो चारों तरफ क्या होती है, फैल जाती है। कैसे, वस्तु से टकराने के बाद, वस्तु में एक तो प्रकाश हवा में तो टकरा ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो वस्तु पर पड़ती है, वो उस वस्तु के ऊपर जो धूलकण है उससे प्रकाश टकरा करके क्या होती है, चारों तरफ फैल जाती है, जिसके कारण हमें क्या होती है, प्रकाश का मतलब क्या होता है, हमें प्रकाश दिखता है, ठीक है। फिर उससे चारों ओर क्या होती है, फैल जाती है। इस प्रक्रिया को प्रक्रिया का प्रकाश का हम लोग क्या कहेंगे, प्रकीर्णन कहेंगे। जब प्रकाश धूलकण या किसी भी वस्तु से टकरा करके प्रकाश चारों तरफ जो फैल जाता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे, ओके। आगे वाला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण, प्रकाश का किरण किसे कहते हैं। किसी प्रदीपित पदार्थ, एक होता है दीपित वस्तु, एक होता है प्रदीपित वस्तु, है ना। किसी प्रदीपित पदार्थ से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश की किरण को कहा जाता है। देखिए क्या होता है, किसी प्रदीपित वस्तु पर, प्रदीपित पदार्थ पर जब प्रकाश क्या करता है, एक सरल रेखा में गमन करती है,
सरल रेखा में गमन करके सभी दिशाओं में क्या होती है, फैल जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का किरण कहेंगे। ठीक है, मान लीजिए जब एक लाइट से बहुत सारी प्रकाश निकलती है तो उसमें क्या निकलता है, प्रकाश का किरण, रे ऑफ लाइट निकलता है। ठीक है, प्रकाश क्या करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ये बात याद रखिएगा, ये बात ऑब्जेक्टिव में कितना बार पूछ चुका है कि प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। किरण पुंज किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के, देखिए प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहता है। जब प्रकाश का बहुत सारा किरण आपस में मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहता है, प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। ओके, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज, डायवर्जेंट बीम, पैरेलल बीम और कन्वर्जिंग बीम। ठीक है ना, प्रकाश की किरण पुंज जो कितनी होती है, 3 प्रकार की होती है, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो हम लोग पहले देखते हैं अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। बोल रहा है कि अपसारी किरण पुंज ऐसा किरण पुंज होता है जिसे प्रकाश की एक बिंदु से निकल करके चारों तरफ फैल जाती है। यहाँ देखिए, ये क्या अपसारी किरण पुंज है, ये क्या यहाँ से प्रकाश निकलती है और चारों तरफ क्या हुआ, फैल गया। देखिए तो ये प्रकाश क्या हुआ, फैल गया है। तो इसको हम लोग जब एक बिंदु से निकल करके प्रकाश चारों तरफ फैल जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। ओके, उसके बाद देखिए समांतर किरण पुंज क्या होती है, ऐसी किरणें पुंज जैसे प्रकाश की किरणें क्या होता है, एक दूसरे के समांतर होती है। जब एक किरणें दूसरे की क्या होती है, समांतर होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज बोलेंगे। देखिए तो ये किरण, ये किरण, ये किरण, ये किरण, ये किरण एक दूसरे के समांतर है ना, तो इस तरह के हम लोग इसको क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। ओके, देखिए आगे वाला क्या बोल रहा है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश के किरणों को एक बिंदु से आकर के मिलती है। देखो वो प्रकाश वहां क्या था, अपसारी किरण पुंज में क्या था कि एक बिंदु से निकल कर प्रकाश क्या होती है, फैल जाती है। यहाँ पे क्या होता है, फैली हुई प्रकाश आकर के एक बिंदु पे मिलती है। ये देखिए ये सारी प्रकाश फैली हुई इधर आकर के क्या करती है, एक बिंदु पे आकर के मिल रही है ना, ये आकर के क्या कर रही है, इस बिंदु पे मिल रही है। तो फैली हुई प्रकाश है, फैली हुई प्रकाश क्या करती है, सबको आकर के एक बिंदु पर जब मिलती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, फैली हुई प्रकाश क्या करती है, आकर के एक बिंदु पर मिलती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। और अपसारी किरण पुंज क्या होती है, एक बिंदु से निकल के प्रकाश फैल जाती है। समझे, चलिए आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, है ना। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। तो पहले हम लोग देख लेते हैं पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। क्या कहते हैं, वे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश क्या करती है, आसानी से पार हो जाती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच हुआ, है ना, पानी हुआ, हवा हुआ, आदि हुआ, ये सब क्या होता है भाई, पारदर्शी पदार्थ होता है। जैसे हवा, हवा में कभी देखे हैं आप लोग कि हवा में प्रकाश टकराया था, कभी भी नहीं दिखेगा। कांच हुआ, हवा हुआ, उसके बाद क्या, पानी है, साफ पानी की बात चल रही है यहाँ पे, है ना। उसके बाद क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये सब पारदर्शी पदार्थ होता है जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है। समझे। उसके बाद देखिए पारभासी पदार्थ, नाम में चल रहा है पारदर्शी, पारदर्शी, दर्शी मतलब पारदर्शी मतलब आर पार हो जाना पूरा। और पारभासी, पारभासी का मतलब कुछ अंश पार हो पाएगा और कुछ अंश पार नहीं हो पाएगा। ठीक है, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, वो पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का एक छोटा सा भाग पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। जैसे घिसा हुआ कांच, जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच ऐसा होता है जिससे प्रकाश पूरा आर पार नहीं हो पाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारभासी बोलते हैं। उसके तेल में लगा हुआ कागज, तेल में लगा हुआ कागज क्या होता है, अगर किसी भी कागज आप ले लीजिएगा उसमें तेल में भिगा दीजिएगा, उसको सुखा दीजिएगा, सुखाने के बाद आप देखिएगा कि उसका कुछ भाग क्या होता है, प्रकाश का कुछ भाग पार कर जाता है और कुछ भाग पार नहीं कर पाएगा, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पारभासी हो जाएगा। उसके बाद बैलून का रबर, बैलून का रबर भी क्या कीजिएगा, वो भी पारभासी होता है। बैलून का रबर भी ले सकते हैं या पॉलिथीन भी आप ले सकते हैं, पॉलिथीन भी क्या होता है, पारभासी होता है। ठीक है, प्रकाश का कुछ अंश पार कर जाता है और प्रकाश का कुछ अंश पार नहीं कर पाता है। उसके बाद आंख की पलक, आंख की पलक है ना, ऐसे करके ऐसे कीजिएगा ना, आंख की पलक, तो आपको क्या करेगा, कुछ भाग दिखाई देगा और कुछ भाग दिखाई नहीं देगा। समझे, ये सब क्या होता है, ये सब आपका पारभासी पदार्थ होता है। क्या होता है, सब पारभासी पदार्थ होता है। ठीक है, उसके बाद अपारदर्शी पदार्थ, नामे से पता चले अपारदर्शी, तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश बिल्कुल आर पार नहीं कर पाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, कोयला हो गया, अलकतरा, कुछ भी ले लीजिए, लोहा हो गया, है ना, ये दीवार हो गया, कुछ भी ले लीजिए जिससे प्रकाश बिल्कुल आर पार नहीं हो पाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। बात समझ में आ गया यहाँ तक, आगे चलते हैं। आगे वाला क्या है, अभिलंब किसे कहते हैं। अभिलंब का मतलब समझ लीजिए, देखो क्या करें कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहा जाता है। ठीक है ना, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहेंगे। ये क्या है, याद देख लीजिए थोड़ा सा, ये क्या है आपका, कोई दर्पण है, ठीक है ना, कोई क्या है, दर्पण है, तो इस पर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से अगर जब उसमें जब ये कोई किरण गिराते हैं, किरण जो डालते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, आपतन अभिलंब कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु होता है, ये क्या है, आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये लंब है ना जी, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो होता है इसको हम लोग क्या होता है, अभिलंब, इसका नाम क्या होता है, अभिलंब। ये जो है ना, ये क्या है आपका अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब कहा जाता है इसको। उसके बाद आपतन बिंदु क्या होता है, पहले देख लीजिए, आपतित किरण की सतह से जिस बिंदु पर पड़ती है उस किरण के
लिए उस बिंदु का क्या कहता है, आपतित बिंदु कहता है। यहाँ देखिए ये तो बना हुआ है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये क्या हो गया आपका, एक सतह हो गया, कोई भी सतह हो गया, कोई ये हो गया, ठीक है। इस पर इधर से क्या गिरती है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ये क्या बोलते हैं, आपतित बिंदु, सॉरी आपतित किरण, कहाँ लिखा हुआ है आपतित किरण पर, हाँ ये आपतित किरण, क्या लिखा हुआ है, ये आपतित किरण है। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है ना, इस बिंदु पर पड़ा, मान लीजिए ये आपतित किरण है, इस बिंदु पर पड़ा ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आपतित बिंदु कहेंगे, ठीक है। क्या देखिए आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है, किसी भी सतह होगा, ये सतह है, देख लीजिए एक बार और समझाता हूँ मैं। देखिए ये क्या होगा, आपका सतह हो गया, ठीक है ना, ये प्लेन हो गया, मान लीजिए इस प्लेन में क्या कर रही है, एक किरण आ रही है, जिसका नाम क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है ना, ये बिंदु पर पड़ी, मान लीजिए ये वाला बिंदु यहाँ पे, तो आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है, आपतित किरण है, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। तो ये वाला जो बिंदु है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे, और इधर से जो किरण आ रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बोले कि परावर्तित किरण किसे कहते हैं। देखिए जब आपतित किरण किसी बिंदु से टकरा करके जो किरणें लौटती है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उस लौटने वाली किरण को हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। यहाँ देखिए थोड़ा सा, मान लीजिए एक क्या है, कोई सतह है, कोई प्लेन है, ठीक है, ये हो गया आपका आपतित किरण, इधर से जो गया, इधर से गया तो क्या हुआ, आपतित किरण हुआ, ये क्या हो गया, आपतित किरण हुआ। ये आपको पता चला, ये क्या पता चला है कि ये क्या है, आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु इधर से फिर क्या किया, टकराया, टकराने के बाद क्या हो गया, लौट गया डायरेक्ट। तो ये आया किरण, तो इसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण, और इधर से टकराने के बाद ये जो लौट गया किरण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है ना, परावर्तित किरण बोलते हैं। बात समझ में आया। आने वाले किरण को आपतित किरण, इस बिंदु से टकराया, टकराने के बाद लौटा जो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। आने वाला किरण को आपतित किरण, एक बिंदु से टकराया प्लेन का, कोई भी प्लेन हो सकता है, उस प्लेन से टकराने के बाद वो जो गुजरा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। बात समझ आया। और बीच में जो होता है, और बीच में ये क्या होता है, अभिलंब होता है, और बीच में क्या होता है, अभिलंब होता है। जब आपतित किरण किसी सतह से टकरा करके जो किरण लौटती है, और लौटने वाली किरण को ही हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। इधर से ये आया तो आपतित किरण, ये बिंदु पे टकराया, टकराने के बाद लौट गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। बात समझ में। और बीच में जो होता है, ये खड़ा करिए बिल्कुल, ये क्या रहेगा, आपका अभिलंब रहेगा, ओके। उसके परावर्तित कोण किसे कहते हैं, आप देखिए परावर्तित कोण किसे कहते हैं, तो बोला परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए थोड़ा सा, ये बात समझ में नहीं आया तो, एक प्लेन है भाई, प्लेन हो सकता है, इधर से कोई किरण आएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं, पता है ना। जो आने वाला किरण को आपतित किरण बोलते हैं। ये आया तो आपतित किरण हुआ, ये यहाँ पे टकराया इस बिंदु पर, इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, सॉरी आपतन बिंदु बोलते हैं। और यहाँ से जो अभिलंब ऊपर, ये इस पर लंब जब डालते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब। क्या हो गया, अभिलंब हो गया। इधर वाला किरण आया तो आपतित किरण, जहाँ पे जिस बिंदु पर टकराया उस बिंदु को हम लोग क्या आपतन बिंदु बोलते हैं। और ऊपर से जो एक क्या करते हैं हम लोग, किरण लंब जो डालते हैं उस बिंदु पर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। तो अभिलंब और आपतित किरण से एक कोण बनती है, उस कोण का नाम होता है मान लीजिए आई, और यही कोण आई को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं, समझे। क्या बोलते हैं उसको, परावर्तन कोण बोलते हैं। बात समझ में आया। परावर्तन कोण क्या होता है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, तो ये परावर्तित किरण है और ये क्या है, अभिलंब है, इन्हों दोनों के बीच जो कोण बना है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। बात समझ में आया। इसे सॉरी, इसे आर से सूचित किया जाता है। यहाँ क्या हो आर से सूचित किया जाएगा, इसको किससे सूचित किया था, आर से, सॉरी इसको किससे सूचित किया था, आर से सूचित किया था। बात समझे। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, ये क्या परावर्तन कोण है, ये क्या आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्यों क्या बोलेंगे हम लोग, बोलिए इसको हम लोग बोलेंगे आपतन कोण बोलेंगे, ठीक। ये थोड़ा सा ना उल्टा पुल्टी कर दिया, पहले आपतन कोण होना चाहिए, उसका परावर्तन कोण होना चाहिए, शायद आगे में परावर्तन कोण होगा। एक मिनट, बोलिए उल्टा कर दिया है। परावर्तन कोण, इसको समझाने के बाद फिर हमको समझाते हैं। पहले क्या है, परावर्तन कोण होना चाहिए, ठीक था ना, लेकिन पहले वो क्या कर दिया है, आपतन कोण पहले कर दिया है परावर्तन कोण। सही तो है, सही है, गलत नहीं है। तो क्या है, परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण ये हुआ और ये अभिलंब हुआ, इनके बीच का जो कोण होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन कोण कहेंगे, ठीक है ना, परावर्तन कोण कहेंगे। उसके बाद आपतन कोण, आपतन कोण क्या है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच। तो ये देखिए, तो ये प्लेन हो गया, ये तो भैया क्या हुआ आपका, आपतित किरण टकराया, टकराने के बाद लौट गया, तो वही परावर्तित किरण हो गया। और बीच में जो होता है, ये बीच में आपतन बिंदु और लंब के बीच को अभिलंब कहेंगे। इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। और इसको हम लोग क्या करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, किससे, आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये आर से डिनोट किए थे, और इसको किससे करेंगे, आई से डिनोट करेंगे। बस समझ में आया। तो आपतन कोण ये हो गया, आपतन कोण ये हो गया, परावर्तित कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। ये उल्टा पुल्टी कर दिया है ये। चलिए बहरहाल, उसके बाद देखिए समतल दर्पण किसे कहते हैं। वो दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी समतल भाग का हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। या नहीं तो इसको हम लोग बोलते हैं कि जो दर्पण एकदम समतल हो, बिल्कुल प्लेन हो, है ना। जैसे कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक दर्पण हुआ, ये क्या हुआ, एक दर्पण हुआ, जो क्या बिल्कुल समतल है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। वो दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे।
या जो दर्पण एकदम क्या हो, समतल हो और सपाट हो, यानी बिल्कुल कितना डिग्री पर हो, 180 डिग्री पर हो, सीधा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि समतल दर्पण का कोण कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। समतल दर्पण पर लंब पड़ने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, परावर्तन के बाद उसी दिशा में क्या करती है, लौट जाती है। देखिए, इसलिए इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण नहीं होती है, ये अभिलंब होता है ना, ये अभिलंब होता है ना, इसी तरह से क्या करेगा, ये प्रकाश लौट जाएगा उसी दिशा में। जिस दिशा में ये क्या हुआ, एक समतल दर्पण हुआ, ये क्या हुआ, एक समतल दर्पण हुआ, ये दर्पण जो है ना, इसमें जो किरण आती है सीधा उसी में क्या करती है, वो लौट जाती है। मतलब रेखा, इसमें समझाने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आपको। देखिए यहाँ पे समतल दर्पण है, ये क्या है, समतल दर्पण है, इधर से प्रकाश आया, इधर से प्रकाश आया ना, क्या किया, ये दर्पण में टकराया, टकराने के बाद उसी दिशा में क्या होती है, वापस लौट जाती है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे, ठीक है। इसलिए इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण नहीं बनता है, इसलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है, समझे। तो पूछा जाता है कि समतल दर्पण में आपतन कोण या परावर्तन कोण का मान कितना होता है, डायरेक्ट क्या बोलेंगे, 0 डिग्री होता है। बस समझ में आया, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि जिस दिशा में प्रकाश की लाइट आती है उसी दिशा में क्या होती है, लौट जाती है, जिसके कारण इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण कुछ भी नहीं बनता, मतलब बोले तो 0 डिग्री बनता है, ठीक है। उसके बाद गोलीय दर्पण क्या है या किसे कहते हैं, उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग का बना होता है, ठीक है ना। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहा जाता है जिसका परावर्तक सतह क्या हो, किसी खोखले गोले का भाग का बना होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, आपका गोलीय दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये बहुत बीबिया, ये दोनों अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए क्या बोलता है कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, देख लीजिए, वो गोलीय दर्पण जिसका भीतरी भाग रजतीत, रजतीत का मतलब होता है पेंट करना, रजतीत या कली जो भी बोलिए, पेंट बोलिए, रजतीत बोलिए, कली बोलिए, किया हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण हम लोग किसे कहते हैं, वो गोलीय दर्पण जिसका भीतरी भाग रजतीत या पेंट किया हुआ या कली किया हुआ, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे, है ना। ऐसे होता है, ठीक है ना, ये ऐसे होता है, इसका क्या हुआ, भीतरी भाग क्या किया हुआ, पेंट किया हुआ, भीतरी भाग क्या किया हुआ, पेंट किया हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। ओके, ये आपको दे रखा है, ये गोलीय दर्पण का एक भाग है जिसका नाम क्या है, उत्तल दर्पण है, एक खोखले गोले का बना होता है ना, इस तरह जो दिया हुआ है, ये क्या है, खोखले गोले का ये बना हुआ है। ओके, बस समझ में आया, क्योंकि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। तो ये गोलीय दर्पण वो होता है जिसका क्या अंदर वाला भाग पेंट किया हुआ, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। ओके, अब है अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण का वो भाग होता है जिसका बाहरी भाग पेंट किया हुआ हो, है ना। ये एक दर्पण है, ये दर्पण क्या है, इसका बाहरी भाग पेंट किया हुआ, इसका जो बाहरी भाग अगर पेंट किया हुआ होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। और अंदर भाग अगर पेंट किया हुआ हो, अंदर भाग अगर पेंट किया हो तो उत्तल दर्पण कहेंगे, बात समझे, रंग या कली किया हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। ओके, ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण का मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। देखिए ये दर्पण है ना, ये क्या किसी प्रकार का दर्पण हो सकता है, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसका जो एक बीच में एक पॉइंट होता है, ये तो आप जानते हैं, ये प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष होगा, उसका जो एक बीच में जो पॉइंट होता है ना, बिंदु जो होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। तो आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, बताओ दर्पण का मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, तो दर्पण का मध्य बिंदु क्या होता है, तो ध्रुव होता है। दर्पण का मध्य बिंदु क्या होता है, तो ध्रुव होता है, ठीक है। दर्पण का मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। गोलीय दर्पण जिस गोले भाग का होता है उसे हम लोग क्या होता है, उस गोले केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। देखिए क्या बोलता है गोलीय दर्पण का, ये गोलीय दर्पण में आप क्या होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण कोई भी हो सकता है ना, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, कोई भी हो सकता है। तो उसपे जो होता है गोलीय दर्पण जिस गोले भाग का होता है, उस गोले के केंद्र को क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। ये क्या होता है, ये प्रिंसिपल होता है, पोल होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, पोल होता है। यहाँ पे इसको मान लेते हैं क्या, केंद्र है, ये क्या केंद्र है, 180 से हम लोग डिनोट करते हैं, तो इसको क्या करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे, ठीक है। क्या बोल लिखा हुआ है, गोलीय दर्पण के जिस गोले भाग का होता है उस गोले केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय केंद्र कहते हैं। तो इधर से अगर इसको इधर बढ़ा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका भी ये क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण हो जाएगा। बात समझ में आया, ये क्या होता है, गोलीय दर्पण हो जाएगा। गोलीय दर्पण का मतलब ध्रुव से जो लाइन पास होती है ना, उसी को क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। अब देखिए प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या होता है, किसे कहते हैं, बोलता है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच को मिलने वाली को हम लोग क्या कहें, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ये क्या हो गया आपका केंद्र, ये दर्पण हो गया, ये क्या हो गया आपका वक्रता केंद्र हुआ। इस लाइन को, ये ध्रुव होता है, ध्रुव को पीछे ढूंढ करते हैं, ध्रुव को और वक्रता केंद्र को जिस लाइन के से मिलाएंगे उस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहेंगे, ठीक है। लिखा वक्रता केंद्र और ध्रुव के मिलाने वाली, ये वक्रता केंद्र हुआ, ये क्या हुआ, ध्रुव हुआ, मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्या, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। देखिए ये तो किरण हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये आपका ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, है ना। इस वाला ये वाला रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहेंगे।
ये ध्रुव और वक्रता केंद्र ये हुआ, इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? वक्रता त्रिज्या कहेंगे और उसको कैपिटल आर से सूचित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फोकस किसे कहते हैं? देखिए प्रधान अक्ष के समांतर कोई आपतित किरण दर्पण से जिस परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती या काटती प्रतीत होती है उसी उस बिंदु का क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण, कोई भी एक दर्पण ले लो, ये प्रधान अक्ष है, इसके समांतर कोई किरण लेती है, ठीक है ना, दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से को काटती या काटती हुई भाग प्रतीत होती है उसी उस भाग का हम लोग क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। ठीक है, कोई भी दर्पण ले सकते हैं आप, उत्तल दर्पण लो या अवतल दर्पण लो, ठीक है ना, बस समझो गोलीय दर्पण होता है, मतलब एक तरह से ये क्या होता है यहाँ पे आपका? पोल होता है। ठीक है, बस समझ में आया? तो क्या कहता है कि प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण दर्पण से क्या किया? टकराया, टकराने के बाद जिस भाग जिससे होकर के पास करती है उसे उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? आपका फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकस। बस समझ में आ गया? इसी को फोकस कहा जाएगा यहाँ पे। तो प्रधान अक्ष के समांतर आपतित कोई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसी उस भाग का हम लोग क्या कहेंगे? फोकस कहते हैं। ठीक है, ये फोकस हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या है? फोकस दूरी किसे कहते हैं? ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे, है ना। ये आपका ध्रुव हुआ। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं? प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण खींचते हैं, ये ऐसे टकराता है, टकराने के बाद ये क्या होता है? फोकस होता है यहाँ पे। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी यहाँ पे ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? फोकस दूरी, जिसको हम लोग स्मॉल एफ के द्वारा क्या करते हैं? सूचित करते हैं, स्मॉल एफ के द्वारा, और फोकस को कैपिटल एफ के द्वारा, और फोकस दूरी को किसे करते हैं? स्मॉल एफ के द्वारा क्या करते हैं? हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है, ये फोकस दूरी हो जाएगा। हो सकता है ये किसी प्रकार का दर्पण हो सकता है। आगे देखिए, देखिए भाई, तो ये क्वेश्चन बहुत ही बीबीआई है आप लोगों का, खास करके अवतल दर्पण में हो या उत्तल दर्पण में हो, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में। ठीक है, आपसे कह रहा है कि अवतल दर्पण में साबित करें कि r बराबर 2f या f बराबर r/2, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? अवतल दर्पण में साबित करें या प्रूफ करें कि r बराबर 2f या f बराबर r/2, ठीक है। तो देख लीजिए, यहाँ पे हम एक अवतल दर्पण बना लिए हैं, ये प्रधान अक्ष है, उसके सामने एक समांतर ये किरण है जो दर्पण से टकराया है, टकराने के बाद फोकस से पास किया है। आप लोग जानते हैं फोकस और ध्रुव के बीच फोकस दूरी होता है, केंद्र और फोकस के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट को डी माने हैं, इस दर्पण का नाम क्या ले लिए? एम डैश माने, ठीक है ना। यहाँ पे कौन आई है और यहाँ पे कौन आर है। एक्चुअली हम लोग क्या किया? एकांतर कोण से ऐसे लिखे हैं। ठीक है, तो हमारा एम डैश कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी है, वक्रता केंद्र सी है, प्रधान अक्ष के समांतर कोई आपतित किरण है, दर्पण से टकराया है, बिंदु डी, दर्पण से बिंदु डी से टकराया है, मतलब परावर्तन हुआ है या टकराया हुआ है। उसके बाद क्या हुआ है? फोकस एफ है। फोकस क्या है? एफ है। तो आप जानते हैं सीपी देख रहे हैं ना, या सी मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव पी, उन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर, वक्रता त्रिज्या होता है, और पी एफ क्या होता है? स्मॉल एफ होता है, फोकस दूरी होता है। समझे कि नहीं समझे? कौन आई बराबर कौन आर किससे होता है? परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं। कौन आई बराबर कौन आर क्या होता है? परावर्तन के नियम से होता है। कौन आई बराबर क्या है? सी डी एफ। देखिए कोई कौन आर बराबर क्या दिया हुआ है आपको? डी सी एफ को कौन आई लिखे हैं, तो डी सी एफ बराबर एकांतर कोण से, ठीक है, क्योंकि ये कौन आई और कौन आर क्यों बराबर है, इसका मतलब अगर कौन आई बराबर डी सी एफ है तो कौन आर बराबर कितना हो जाएगा? डी सी एफ होगा, क्योंकि परावर्तन के नियम से दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब त्रिभुज डी सी एफ पे चलिए, देखिए त्रिभुज डी सी एफ, ये त्रिभुज देख रहे हैं, त्रिभुज डी सी एफ में चलिए, तो डी सी एफ में सी एफ बराबर कितना हो जाएगा? डी एफ। सी एफ यहां से यहां तक ये किसके बराबर हो जाएगा? डी एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सी एफ बराबर कितना हो जाएगा? डी एफ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि समांतर कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है? समान होती है, इसलिए ये वाला दोनों भुजा क्या होगा? बराबर हो जाएगा। ओके, उसके बाद यदि डी पी के करीब हो जाए, क्योंकि अभी सी एफ बराबर कितना हो जाएगा? डी एफ है, अगर इस डी को पकड़ करके या पी को पकड़ करके कहां पे लेके जाएंगे? डी के पास लेके चलाएंगे, या डी को पकड़ करके पी के पास लेके चलाएंगे। देखो यदि डी पी के करीब हो, यदि डी पी के करीब हो तो सी एफ बराबर कितना हो जाएगा? डी, अब डी एफ के बदले में कितना हो जाएगा? एफ पी हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि पहले क्या है? डी एफ बराबर पी एफ है। क्या डी एफ बराबर पी एफ है? कब? जब डी अगर पी के करीब लेके चलाएंगे। लेकिन पहले क्या है? सी एफ बराबर डी एफ है, सी एफ बराबर डी एफ है। अगर पी को डी के बगल में लेके चलाएंगे तो सी एफ बराबर कितना हो जाएगा? पी एफ हो जाएगा, ठीक है। तो डी एफ बराबर कितना हो जाएगा? पी एफ हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा फिर? सी एफ बराबर कितना हो जाएगा? पी एफ हो जाएगा। क्यों पी एफ हो जाएगा? क्योंकि डी को पी के करीब लेके चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सी एफ जो है, सी एफ बराबर कितना हो जाएगा? ये पूरा है सी एफ में हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। इन पूरे में से अगर पीसी में पी एफ को घटा देंगे तो क्या बचेगा? सी एफ नहीं बचेगा। तो ये पूरा लाठी मान लो ये है, ठीक है ना। इनमें से इनको क्या कर दिए? इधर घटा दिए यहाँ तक इधर, तो ये पूरे में से इनको घटा देंगे तो इतना बच जाएगा। समझे कि नहीं समझे? उसी तरीके से यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या किया? सी एफ लिखे हैं, तो सी एफ बराबर कितना हो जाएगा? पूरा क्या है? सीपी है, सीपी में पी को घटा देंगे तो देखिए सी एफ बराबर हम कितना लिखे? सी एफ को नीचे में लिखिए पीसी माइनस पी एफ। पीसी पूरा हो गया, पूरे में से इसको घटा दिए हैं, पूरे में से इसको घटा दिए हैं, तो पूरा पीसी हो गया, उसमें क्या करते हैं? पीएफ घटा दिए, तो किसके बराबर हो जाएगा? पीएफ के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सी बराबर पीसी माइनस सीपी माइनस पीएफ बता दिया हम, ठीक है ना।
अच्छा, ये माइनस में है, बराबर पर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और पीसी तो उधर रह जाएगा, और पीएफ पे कितना 2pf हो जाएगा। तो ये पीसी को हम लोग क्या माने, आर माने हैं, ठीक है, और पीएफ को हम लोग क्या माने, फोकस दूरी एफ माने, स्मॉल एफ है ना। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो गया, ये एफ बराबर कितना हो जाएगा, r/2। ये प्रूफ करना था, अब ये क्या हो गया, अभिष्ट संबंध हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका अभिष्ट संबंध हो गया, एफ बराबर r/2। तो हम लोग अवतल दर्पण में साबित कर दिए ये बराबर क्या होता है, r/2 होता है, ठीक है। फोकस दूरी जो होती है वक्र क्या क्या होती है, वक्रता की वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ये है उत्तल दर्पण, हम लोग पहले पढ़े अवतल दर्पण, उसके बाद क्या उत्तल दर्पण। आपसे लिखा हुआ है कि उत्तल दर्पण में साबित करें कि एफ बराबर r/2 या r बराबर 2f। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए उत्तल दर्पण बना हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद ये आपका ध्रुव है, ये फोकस है, वक्रता केंद्र है, इसको ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी वक्रता हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ये आपको है एक प्रधानक्षी के समांतर कोई किरण है, इसको हम लोग टकराने के बाद फोकस से पास हुआ है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग वक्रता केंद्र से मिला देते हैं, ये लाइन इधर ना भाग करके क्या जाए ऊपर चले जाएगा, ठीक है ना। ये कौन आई है और कौन क्या है, आर है। तो माना mm डैश, यहाँ m है और ये क्या है आपका mm डैश है ना। माना mm डैश कोई क्या है आपका उत्तल दर्पण है, जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, प्रधान अक्ष के समांतर कोई आपतित किरण किसी सतह D से, किसी सतह D से, यहाँ पे D है, किसी सतह D से, ये वाला पॉइंट D है यहाँ पे, ठीक है ना। किसी सतह D से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस क्या होता है, F से गुजरा है, तो P बराबर कितना हो जाएगा, F, P बराबर F फोकस दूरी होता है, और PC बराबर कैपिटल R, मतलब बोले तो वक्रता त्रिज्या होता है। ओके, अब यहाँ देख लीजिए कोण I बराबर कोण R ये होता है, हम लोग परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं। तो कोण I बराबर कितना हो जाएगा, DCF, कोण I बराबर DCF, है ना। तो ये क्योंकि ये किससे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा संगत कोण से, ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा, इसके बाद ये भी क्या होगा, कोण I होगा, ठीक है ना। कोण DCF बराबर कितना हो जाएगा, कोण I बराबर DCF, और कोण R बराबर FDC, कोण R बराबर FDC, ये वाला कोण हो जाएगा, है ना। तो ये क्या किससे हो जाएगा आपका, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है ना। ये वाला कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, किससे हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से। तो क्योंकि कोण I बराबर कोण R है, इसलिए DCF बराबर कितना हो जाएगा, FDC हो जाएगा, ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ओके, अगर आप क्या कर लेते हैं फिर DF बराबर कितना हो जाएगा, CF, DF, ये DF ये वाला भुजा है और CF ये वाला भुजा है, ये दोनों भुजा फिर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, किससे, समान कोण के समकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अभी मैंने बता चुका आप लोगों को। यदि फिर D को अगर P के करीब लेके चले आते हैं, D को क्या कर लेते हैं, P के करीब लेके चले आते हैं, तो DF बराबर कितना हो जाएगा, PF, क्योंकि जहां पे D है वहां पे कितना हो जाएगा, P हो जाएगा, क्योंकि D को P के करीब लेके जाते हैं ना, इस P को क्या करते हैं, D के करीब लेके चले आते हैं, तो जहां D है वहां क्या पहले क्या था, CF बराबर DF था, तो अब किसके बराबर में होता जाएगा, P, जहां D है तो वहां क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, है ना। तो DF बराबर कितना हो जाएगा, CF हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, DF बराबर PF, तो PF बराबर कितना हो जाएगा, DF हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा घुमा दिया पकड़ के, दोनों बात सेम लिखा हुआ है, D को P के करीब लेके चले आए तो जहां DF है तो वहां कितना हो जाएगा, PF लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ PF बराबर कितना लिख देंगे, DF, पकड़ घुमा दिए उसी बात को, और PF बराबर कितना हो जाएगा, CD नहीं होगा, यहाँ पे CF होगा, क्या हो जाएगा, CF, यहाँ पे है ना CF हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, CF हो जाएगा, ठीक है। PF बराबर कितना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पहले क्या है, DF बराबर CF है, तो P को पकड़ के यहाँ लेके चले गए, तो यह D के बदले में आप यहाँ क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, तो PF बराबर कितना हो जाएगा, CF हो जाएगा। तो PF बराबर कितना हो जाएगा, CF हो जाएगा, और PF तो PF रहेगा ही, और CF को देखिए, CF बराबर CF इतना को हम क्या ले सकते हैं, PC है ना, पूरा क्या है, PC है, PC में हम क्या करेंगे, PF को घटा देंगे, PC में PF को घटा देंगे तो CF बच जाएगा। तो हम लोग वही किए हैं, तो CF बराबर PC माइनस PF लिख दिया, ठीक है, ये माइनस से बराबर प्लस हो जाएगा, तो ये PC इधर बच जाएगा, PF 2PF हो जाएगा, और PC तो 2PF बराबर F हो जाएगा, तो 2F बराबर R हो जाएगा, तो F बराबर कितना, R/2 हो गया, ठीक है। ये उत्तल दर्पण का क्या था, ये क्या है, फोकस दूरी त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, बात समझ में आया। पहले वो अवतल दर्पण था, उसके बाद उत्तल दर्पण था, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, देख लीजिए, द इमेज किसे कहते हैं हम लोग, किसी बिंदुवत वस्तु से आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर काटती है काटती प्रतीत होती है, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहा जाता है, ठीक है। कोई बोलता है कोई बिंदुवत वस्तु से आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर काटती है प्रतीत होती है, उसी बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है वर्चुअल इमेज, एक होता है रियल इमेज, ठीक है। आप देख लीजिए वर्चुअल इमेज क्या होता है। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है, एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब है और एक तरफ क्या काल्पनिक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, देख लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सिद्ध होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सिद्ध होता है। यहाँ काल्पनिक प्रतिबिंब ना होकर यहाँ क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया है, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, सिद्ध होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब सिद्ध होता है, मतलब
सिद्ध नहीं होता है वो हमें, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते, ठीक है ना। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब सिद्ध नहीं होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब सिद्ध होता है। ओके, काल्पनिक प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं होगा, यहाँ होगा वास्तविक प्रतिबिंब। ये बिल्कुल गलत दे रखा है, छोड़िए इसको। चलिए, समतल दर्पण को, अवतल दर्पण तथा अवतल दर्पण को आप छू करके कैसे पहचान करेंगे कि जब कोई तीनों दर्पण अगर आपके पास दिया हुआ रहेगा तो आप छू करके कैसे पहचान करेंगे कि ये समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। तीनों दर्पण को हम बारी बारी से क्या करते हैं, छूते हैं। छूने से पता चला कि परावर्तक सतह अगर समतल हो तो क्या होगा, दर्पण समतल होगा, ठीक है। परावर्तक सतह क्या होगा, उभरा हुआ हो, इस तरह से हो, इस तरह, ठीक है। अगर इस तरह से उभरा हुआ हो तो दर्पण क्या होगा आपका, उत्तल होगा। अगर परावर्तक सतह क्या हो, धसा हुआ हो इस तरीके से, ठीक है ना। अगर इस तरह से दिया हुआ होगा तो क्या हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण, और इस तरह से अगर दिया हुआ रहेगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। परावर्तक सतह अगर क्या हो, धसा हुआ हो तो क्या होगा, दर्पण अवतल हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से पहचान कर सकते हैं कौन दर्पण समतल है, कौन दर्पण उत्तल है, कौन सा दर्पण अवतल है, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब को लिखिए, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, ये बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब को लिखो, मतलब समतल दर्पण के द्वारा कौन कौन सा प्रतिबिंब बनता है आपको उसको लिखना है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब निम्नलिखित है। नंबर 1, वस्तुबिंब के बराबर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, मतलब जितना होगा वस्तुबिंब बनेगा, मतलब जितना फोटो बनेगा उतना क्या होगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अगर आप दर्पण के सामने में खड़े हैं, अगर आप 4 फुट के हैं तो आपका प्रतिबिंब कितना फुट का बनेगा, समतल दर्पण में 4 फुट का ही बनेगा। आप एक बात ये भी है कि दर्पण से जितने दूरी पर आप खड़े रहेंगे उतने पीछे में आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप मान लीजिए दर्पण से 2 मीटर दूरी पर है तो आपका दर्पण के पीछे जो है ना 2 मीटर दूरी पर ही आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये समतल दर्पण का क्या होता है, क्वालिटी होता है। क्या बोले, दर्पण उतना ही क्या होता है, पीछे प्रतिबिंब बनता है जितना आप क्या करेंगे, दर्पण के सामने रहेंगे, ठीक है ना। और ये कैसा बनता है, हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और काल्पनिक बनता है, ठीक है। चलिए, बोले कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब को लिखिए, ये भी बहुत बीबीआई है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब निम्नलिखित है। नंबर 1, उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा, है ना, लिखा हुआ है हमेशा। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमेशा प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। कभी भी प्रतिबिंब जो बनेगा ना उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, मतलब जो गाड़ी वगैरह होता है उसके दोनों साइड में करते हैं ना, गाड़ी के दोनों साइड में कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, वस्तु को सीधा प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु का जो साइज है उससे छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण का हमेशा वस्तु से क्या बनाएगा, छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। और उत्तल दर्पण क्या करता है, हमेशा दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण के क्या बनाता है, पीछे प्रतिबिंब बनाता है। ये हम लोग को पीछे वाला जो गाड़ी आती है ना, हम लोग दर्पण के सामने जो लगाते हैं ना, तो हमें देखने में क्या होती है, आसानी होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी वगैरह में करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, आगे लिखा होगा अवतल दर्पण का बना प्रतिबिंब को लिखिए, ये भी बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब निम्नलिखित है। नंबर 1, अवतल दर्पण में उल्टा और सीधा प्रतिबिंब दोनों प्रकार का बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में उल्टा भी प्रतिबिंब बनता है और सीधा भी प्रतिबिंब बनता है। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि बताओ कौन सा दर्पण है जिसमें उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो कौन सा दर्पण हो जाएगा आपका, अवतल दर्पण हो जाएगा। और उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव बहुत बीबीआई ऑब्जेक्टिव है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है इस तरह का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कि बताओ कौन सा ऐसा दर्पण है जो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब और सीधा बनाता है, तो क्या हो जाएगा आपका, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण हो जाएगा। कौन ऐसा दर्पण है जो हमेशा उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो क्या हो जाएगा आपका, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में क्या होता है कि काल्पनिक और वास्तविक प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण में बड़ा तथा छोटा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है और छोटा भी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अवतल दर्पण का सामने पीछे दोनों स्थानों पर क्या होती है, प्रतिबिंब बनती है। क्या लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण का सामने तथा पीछे, सामने भी उसका प्रतिबिंब बनता है और उसके पीछे भी प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, ठीक है। देखिए, समतल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण को आप बिना छुकर के कैसे पहचान करेंगे, वहां छुकर के पहचान करने वाला था, अब छूना भी नहीं यहाँ पे आप, ठीक है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण को बिना छुकर के पहचान करने के लिए उसके सामने किसी लंबवत वस्तु को लेके जाएंगे। क्या करेंगे, उसके सामने में किसी लंबवत वस्तु को लेके जाएंगे और वस्तु के दर्पण के नजदीक, कभी दर्पण से दूर, और तब वस्तु का प्रतिबिंब अगर ऐसा होगा, देखिए अगर प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वस्तु क्या होगा भाई, वो दर्पण कैसा होगा, आपका समतल दर्पण होगा, है ना। क्या होगा, दर्पण समतल दर्पण होगा, ठीक है। जितना दर्पण के क्या करेंगे, पीछे रखेंगे, उतना दर्पण के समतल होगा, तो दर्पण समतल होगा, समझ जाएंगे। यदि प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा और काल्पनिक बनेगा तो समझ लेंगे दर्पण कैसा होगा, आपका उत्तल होगा, अभी मैंने बता दिया। यदि प्रतिबिंब क्या बनेगा, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी सीधा, कभी उल्टा, इस तरह का प्रतिबिंब बनेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे किस प्रकार का प्रतिबिंब होगा, वो होगा आपका अवतल दर्पण प्रतिबिंब, समझे। कौन सा दर्पण होगा, वो अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा उत्तल दर्पण का उपयोग को लिखे, बीबीआई का होल स्क्वायर कीजिए इसको, है ना, 1000 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। कह रहे कि उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। नंबर 1, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ क्या हम लोग करते हैं, वाहन के साइड मिरर के रूप में करते हैं। क्या करते हैं, वाहन के
साइड मिरर के रूप में करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वाहन के जो है ना, गाड़ी वगैरह जो होती है ना, उसके दोनों तरफ जो शीशा लगा होता है वो कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण का लगा होता है। ठीक है, और प्रकाश को अधिक क्षेत्र में फैलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। प्रकाश को हम लोग क्या करते हैं? अधिक क्षेत्र में फैलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, सॉरी उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये देखिए अवतल दर्पण का उपयोग को लिखिए, ये 2015, 2022, 2024 में आ चुका है, 3 साल क्वेश्चन आ चुका है। अवतल दर्पण का उपयोग को लिखिए। अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? देखिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामत, मतलब जहाँ पे हम लोग हजामत जिसको नाई बोलते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए, है ना, दाढ़ी बनाने के लिए रूप में क्या आता है? तो अब तक आपसे एग्जाम में पूछा गया, बताओ कि एग्जाम्पल के रूप में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि हजामत के लिए हम लोग किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? तो हजामत के लिए हम लोग क्या करते हैं? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और परावर्तक दूरबीन में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दूरबीन में हम लोग क्या चीज का उपयोग करते हैं? तो दूरबीन में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, सौर भट्टियां हुआ, सौर भट्टियों में हम लोग क्या करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियां समझ रहे ना, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसमें बहुत बड़ा बड़ा ये लगा हुआ रहता है, क्या बोलते हैं उसको जी, स्लाइड लगा हुआ रहता है, जिससे प्रकाश की रोशनी पड़ती है और उससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है ना, तो सौर भट्टियां होती है उसमें। तो वो कौन सा दर्पण लगाते हैं? हम लोग क्या करते हैं? उसमें अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वाहन के हेडलाइट में, वाहन का जो सबसे बड़ा आगे वाला जो हेडलाइट होता है, बड़ा वाला जो लाइट होता है, वो दर्पण का मिरर अलग हुआ। ठीक है, हेडलाइट अलग होता है। जो गाड़ी होती है ना, गाड़ी की जो आगे वाला भाग होता है, वाहन की हेडलाइट में हम लोग क्या करते हैं? हेडलाइट का सर्च लाइट, जिसको हम लोग घर में सर्च लाइट नहीं होता है ना, हेडलाइट हो या सर्च लाइट हो, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। जो आपका घर में जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, लाइट है, उसके आगे वाला भाग है ना, आगे वाला भाग में जो शीशा लगा हुआ है वो किस दर्पण का बना होगा? वो आपका अवतल दर्पण का बना होता है। ठीक है, टॉर्च में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सोलर कुकर में भी क्या कहते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग। सोलर कुकर जिससे हम लोग खाना बनाते हैं, सोलर कुकर के द्वारा, तो सोलर कुकर में भी क्या करते हैं हम लोग? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद रोगी नाक, गला, कान को देखने के लिए क्या करता है डॉक्टर? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है, बताओ कि रोगी कान, नाक, गला को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? तो रोगी नाक, कान, गला को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, सबसे वीवीआई क्वेश्चन यही है। देखिए 2015, 2026, 2018, 2019, 2022 कितना बार पूछ चुका है क्वेश्चन कि परावर्तन के नियम को लिखिए। परावर्तन के मुख्य कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के मुख्य 2 नियम होते हैं। क्या क्या होता है? आपतन कोण, क्या होता है भाई? आपतन कोण, परावर्तित कोण। तो आपतित किरण, ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है? आपतित किरण, आपतन किरण, परावर्तित किरण। तो आपतित किरण होगा यहाँ पे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होता है? एक ही समतल पर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन का एक नियम हुआ। उसके दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोण आई बराबर क्या हो जाएगा? कोण आर। ये 2 नियम लिख देंगे, ये 2 बहुत बार क्या में पूछ चुका है। ठीक है, तो परावर्तन के नियम को लिखिए, क्या होते हैं? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। ये आपतन कोण, परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये क्या होता है? आपका परावर्तन का नियम है। ठीक है, ये बहुत बार क्या में पूछ चुका है, बहुत जितना बार हो ये तो बढ़िया तरीके से इसको रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, खास कर ये क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, ये 2017 में पूछ चुका है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण में फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो f बराबर r/2। क्या? f बराबर r/2। ठीक है, f बराबर r/2, यहाँ कैपिटल r होगा, यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल r होगा। ठीक है, f बराबर r/2, अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। यहाँ तो क्या लिख सकते हैं? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। ये बात लिख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और है, लास्ट वाला क्वेश्चन ये है, बोला कि हम वाहन में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य मतलब पीछे के देखने के लिए पश्च दृश्य के दर्पण के रूप में वरीयता क्यों करते हैं? मतलब हम लोग, एक क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग वाहन के दोनों ओर उत्तल दर्पण का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? ऐसा सिंपल भाषा में बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे। ठीक है, वाहनों में जैसे मोटरसाइकिल हुआ, मोटर कार हुआ या स्कूटर हुआ आदि में हम लोग उत्तल दर्पण का पश्च दृश्य मतलब पीछे भाग को देखने के लिए के रूप में वरीयता निम्नलिखित कारण से करते हैं। नंबर 1, उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और क्या बनाता है? दर्पण के विस्तृत दृष्टि क्षेत्र को छोटा सा प्रतिबिंब बनाता है। तो क्या लिखा हुआ है? एक तो सबसे पहली बात, उत्तल दर्पण का काम क्या है कि वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, और दूसरी बात जो पीछे जो गाड़ियां वगैरह आती है ना, उसको छोटा करके और सीधा जो प्रतिबिंब बनाता है, जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने गाड़ी के दोनों साइड में जो मिरर होता है उसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ और बच गया, जैसे आपका दर्पण सूत्र बच गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? दर्पण सूत्र पढ़ाएंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा।